भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत की लड़ाई 2.5 मोर्चों पर है, जिनमें एक मोर्चे पर पाकिस्तान है, दूसरे मोर्चे पर चाइना है और आधा मोर्चा भारत में उन लोगों का है जो भारत के दुश्मन हैं, भारत में ही रहते हैं। और अब इस राष्ट्रीय नीति की मदद से हम आतंकवाद और भारत के खिलाफ इस हाफ फ्रंट पर बहुत बड़ा प्रहार करने वाले हैं। हालांकि भारत के आतंकवाद के खिलाफ इस राष्ट्रीय नीति को तो बना लिया है, लेकिन हमारे देश में राजनीति अब भी एक बड़ी चुनौती है। और इस राजनीति को आप कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इस बयान से समझ सकते हैं, जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में गिरफ्तार हुए आरोपियों का मामले की सुनवाई के बिना, मामले के निपटारे के पहले बचाव कर दिया है और ये कहा है कि अब किसी को भी आतंकी बता दिया जाता है। क्या है क्या नहीं, कौन सा मॉड्यूल है, इनको ब्लास्ट होने से पहले भी इनको पता चल रहा है और ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली के अंदर। इन्हें पता था ब्लास्ट होने वाला है, फिर भी हो जाता है। तो अब ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब किसको ये कहाँ आतंकवादी बना दे, बाद में 20-20 साल के बाद छुटकर आते हैं। ये तो चीजें ऐसी है ना कि इनके बारे में ये भी नहीं कह सकता ये गलत है और ये भी नहीं कह सकता 100% सही है, क्योंकि ये तो ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे कुछ भरोसा नहीं है। देखिए ना, आप जो 30-30 साल 20-20 साल के बाद छुटकर आ रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं, फिर क्या मायने हैं? पूरी जिंदगी तो आपने उनकी खत्म कर दी। जिन लोगों ने उनको बंद किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? एक्शन तो उनके अगेंस्ट भी होना चाहिए ना, जो आप फर्जी तरीके से लोगों को वो करते हो। हमारी अगली खबर नैतिक रूप से कमजोर हो रहे परिवारों से जुड़ी है। भारत श्रवण कुमार का देश है, जिसने कावड़ पर अपने दृष्टिबाधित माता पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। श्रवण कुमार को माता पिता की सेवा करने वाले आदर्श बेटे के तौर पर माना जाता है, लेकिन त्रेता युग में श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुआ करते होंगे। आज का सच ये है कि कलयुग में अक्षत प्रताप सिंह जैसे बेटे हैं, जिसको अपने पिता की डांट से इतना गुस्सा आया कि उसने उन्हें गोली मार दी। और यही नहीं, इसके बाद उसने बचने का एक ऐसा प्लान बनाया जिसके खुलासे ने पूरे समाज को झकझोर दिया। क्या आपको ये नीला ड्रम याद है? करीब 1 साल पहले मेरठ के नीले ड्रम वाले हत्याकांड ने पूरे देश को डरा दिया था। पीड़ित सौरभ राजपूत को उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल ने मिलकर मार डाला था और फिर सौरभ की लाश को नीले ड्रम में डाल दिया और सीमेंट से जमा दिया। रूह कांप जाती है आज भी याद करके। कुछ इसी तरह का नीला ड्रम अक्षत प्रताप सिंह ने अपने पिता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया। लखनऊ के शराब कारोबारी और पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाले 49 साल के मानवेंद्र सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा हो कि उनका 21 साल का बेटा अक्षत एक दिन उन्हीं की बंदूक से उन्हें ही गोली मार देगा। मानवेंद्र अपने बेटे को नीट की तैयारी करने के लिए कहते थे, लेकिन अक्षत ने नीट की तैयारी करने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे में अक्सर बहस होती थी। 20 फरवरी को ये बहस बहुत बढ़ गई। बाप बेटे के बीच हालात इतने खराब हो गए कि बेटे अक्षत ने पिता की बंदूक उन्हीं पर तान दी। बहस के वक्त एक दूसरे को धमकी देने की नौबत आ गई, जिसके बाद अक्षत ने बंदूक से अपने ही पिता को अपने ही खून ने गोली मार दी। हत्या करने के बाद अक्षत घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसने इस हत्या को छिपाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने अपने पिता की लाश के टुकड़े किए, फिर उसे एक बड़े से नीले ड्रम में डाल दिया। प्लान यह था कि वो अपने पिता की लाश को एसिड से गला देगा और फिर बहा देगा। लेकिन उसे शक था कि पिता के गायब होने की खबर जल्दी फैल जाएगी और फिर पुलिस घर पर आएगी। इससे पहले कि पुलिस उसके घर आती, उसने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस अधिकारियों को एक झूठी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके पिता दिल्ली गए थे और कई दिन से लौटे नहीं हैं। अक्षत ने पिता के लापता होने की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें दिख रहा था कि मानवेंद्र अपने घर के अंदर तो गए, लेकिन इसके बाद बाहर नहीं निकले। पुलिस ने जब अक्षत से इसके बारे में सख्ती से पूछताछ की, तब उसने कबूल किया कि उसने अपने पिता को मार दिया है। पिता की लाश के टुकड़े करके हाथ और पैरों को पास के ही इलाके में फेंक दिया और बाकी टुकड़ों को नीले ड्रम में एसिड से गला दिया। पुलिस ने पिता की हत्या के आरोप में अक्षत को गिरफ्तार कर लिया है। अक्षत ने जिस वक्त अपने पिता की हत्या की थी, उस वक्त घर के अंदर उसकी बहन मौजूद थी। गोली की आवाज सुनकर वो नीचे उतरी तो पिता की शव जमीन पर पड़ा हुआ देखा। अक्षत ने अपनी बहन को जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया था। हालांकि पुलिस ने जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया, नहीं तो अक्षत का प्लान लाश के बाकी हिस्सों को ठिकाने लगाने का था।
एक पिता जो मानवेंद्र हैं, जो शराब कारोबारी हैं, पैथोलॉजी लैब्स भी हैं, वो अपने बेटे पर नीट की पढ़ाई का एक तरह से दबाव बना रहे थे और उस दबाव के चलते बेटे को गुस्सा आया, उसने राइफल निकाली और अपने ही पिता के सिर पर गोली चला दी। उसमें पिता की मौत हो गई। इसके बाद वो वहाँ नहीं रुका, उसने बॉडी छुपाने के लिए बॉडी के टुकड़े किए और उसे नीले ड्रम में डाल दिया। बॉडी यहीं रही। इसके बाद वो खुद गया पुलिस थाने और उसने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखा दी जिससे उस पर शक ना हो। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मानवेंद्र की हत्या इस वजह से हुई क्योंकि वो अपने बेटे को नीट की तैयारी के लिए कह रहे थे। माँ बाप यही कहते हैं, ज्यादातर यही करते हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो ये एक समाज के तौर पर हमें कमजोर बनाती है। भारतीय परंपरा में हमेशा से ये माना जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अक्षत ने अपने पिता के साथ क्या किया। मानवेंद्र ने अपने बेटे के भविष्य संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, सारी सुख सुविधाएं दी होंगी। जो भी बोला यही सोचा कि अक्षत का भविष्य अच्छा होगा, और बदले में अक्षत ने जो किया उससे शर्मसार कर दिया। जब अपने ही बच्चों के द्वारा माँ बाप की हत्याएं होती हैं तो कानूनी भाषा में उसे पैरासाइड कहा जाता है। दुखद बात यह है कि दुनिया भर में इस तरह की वारदातें बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा पैरासाइड की घटनाएं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होती हैं। अमेरिका में सालाना औसतन 15,000 से ज्यादा हत्या के मामले आते हैं और उनमें से हर साल 300 से ज्यादा हत्याएं पैरासाइड होती हैं, यानी बच्चों द्वारा माँ बाप की हत्या से जुड़ी होती है। एक दुखद पहलू यह है कि पैरासाइड के ज्यादातर मामलों में करीब 90% अपराधी पुरुष होते हैं, यानी बेटे होते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में सालाना औसतन 240 लोगों की हत्या की वारदातें सामने आती हैं, जिनमें हर साल 12 से ज्यादा मामले पैरासाइड के होते हैं। यानी हत्याओं के कुल मामलों में करीब 5% केस में बच्चे अपने ही माँ बाप की हत्या कर देते हैं, हत्यारे होते हैं। दुखद यह है कि मरने वालों में 50% से ज्यादा संख्या, जितने लोग मारे जाते हैं उनमें से 50% से ज्यादा संख्या पिताओं की होती है। बच्चों द्वारा अपने ही माँ बाप की हत्या किया जाना पूरी दुनिया में ही दुर्लभ वारदात मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये तेजी से बढ़ रही है। जहां तक भारत की बात है, हमारे यहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह पैरासाइड के मामलों को अलग से दर्ज नहीं किया जाता। इसी वजह से इसका डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन पिछले वर्ष की कुछ वारदात हम आपको बताना चाहते हैं जो हमारी स्थिति बताने के लिए काफी है। देखिए, जून 2025 दिल्ली के पहाड़गंज में झगड़ों की वजह से परेशान एक बेटे ने पिता को पत्थर से पीट कर मार डाला। अगस्त 2025 हरियाणा के सोनीपत में एक नाबालिग बेटी ने अपनी प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या करवा दी। वजह यह थी कि पिता बेटी की शादी प्रेमी से नहीं करवाना चाह रहे। अगस्त में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक बेटे ने अपने पिता की सोते वक्त नींद में ही हत्या कर दी थी। वजह यह थी कि पिता अपने बेटे को पैसा कमाने, नौकरी करने के लिए कहता था और वो निकम्मा घर पे बैठा रहता था। सितंबर 2025 नोएडा के सेक्टर 73 में एक 19 साल के लड़के ने अपने पिता को जान से मार दिया। वो अपने पिता के घर उसके नाम करने का दबाव बना रहा था। अब हम दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों पर नस्ल भेदी टिप्पणियों के बाद मचे हंगामे की बात करेंगे। और आज हम सख्त होकर देश को एक संदेश देना चाहते हैं। मालवीय नगर में एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन के छोटे से काम की वजह से अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों और निचले फ्लोर पर रहने वाले पति पत्नी के बीच जबरदस्त बहस हुई। इंस्टॉलेशन के लिए मैकेनिक एक दीवार में ड्रिल कर रहा था, जिसका मलबा निचले फ्लोर पर रहने वाले हर्ष की बालकनी में गिर गया। इस बात पर हर्ष और उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आ गया कि पहले तो उन्होंने मैकेनिक से लड़ाई की, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की उन 3 लड़कियों से लड़ाई की। हर्ष और उनकी पत्नी ने अरुणाचल प्रदेश की इन 3 लड़कियों के रंग रूप को देखकर उन पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की, शर्मनाक व्यवहार किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मसाज पार्लर तो यानी मसाज लेने वाली करची बुढ़ा तू मेरे से जमा लेगा। जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान पे काबू रख अपनी। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। डिस्प्यूट बहुत छोटा था कि हमारा ऐसे लग रहा था 10 गिर रहा था और उसमें
उसमें वो टॉपिक का बारे बात नहीं करके हमारा नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी का बारे बोलना स्टार्ट हो गया। बहुत गंदी गंदी गाली दी। ही वाज लाइक कि तुमको आके तिक्चे मारूंगी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम लोग एकदम गवार हो। बोल रहे थे कि मैं पुलिस की ये कर दूंगी वो कर दूंगी, जिसको बुलाने बुला, लाठी पकड़ के मारूंगी मैं तेरे को। और इसी के साथ में पूरा जो इलाका है तजारिस्तान का, वहां एक तेल पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया। ये वही तेल पंपिंग स्टेशन है जिसे ड्रुज़बा पाइपलाइन का हिस्सा माना जाता है। ये वही पाइपलाइन है जिसे साल 2022 से पहले तक रशिया यूरोप के सभी देशों को कच्चे तेल की सप्लाई करता था। 22 में युद्ध के बाद से अब यूरोप के कई देशों ने तो तेल लेना बंद कर दिया रशिया से, लेकिन इससे पहले 2022 तक रशिया यूरोप के सभी देशों को कच्चा तेल की सप्लाई इसी से करता था। और अभी भी जैसे ये तमाम जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, हंगरी जैसा, अब भी हंगरी अपना कुल 85% कच्चा तेल और स्लोवाकिया लगभग 100% कच्चा तेल इसी पाइपलाइन से रशिया से आयात करते हैं। और वहीं पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। आज यूक्रेन ने इस पाइपलाइन को निशाना बनाकर इन यूरोपीय देशों को चिंता में डाल दिया है। और स्लोवाकिया ने तो यूक्रेन को सप्लाई होने वाली अपनी 18% बिजली पूरी तरह से रोक दी है और ये कहा है कि अगर यूक्रेन के कारण उनके देश में कच्चा तेल रशिया से नहीं आएगा तो वो भी यूक्रेन को बिजली की आपूर्ति नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये वो दो ऐसे देश हैं, हंगरी और स्लोवाकिया, जहां से उनको तेल रशिया से ही लेना पड़ता है। उनके लिए और कोई रूट मुमकिन ही नहीं है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज इस युद्ध को 4 साल पूरे होने के बाद यूक्रेन ने रशिया पर जो हमला किया, वो हमला कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार को किस कदर अस्थिर कर सकता है और इससे ये युद्ध भी एक नए चरण में जा सकता है। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए कि जब अमेरिका और ईरान युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं, तब रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने कैसे गंभीर रूप ले लिया है। तो ज़ेलेंस्की एक तरफ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आज के दिन, क्योंकि पहली बार रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, आज उन्होंने वापस बड़ा हमला कर दिया है और आज दिन भर इस तरह की गोलाबारी वहां पर होती रही है। तो देखिए कैसे अलग अलग युद्ध के सेंटर्स बन रहे हैं और उसमें ये युद्ध फिर से एक बहुत ही आक्रामक रूप ले रहा है। अब आप ये सोचिए, जो यूक्रेन 4 दिन भी रशिया के खिलाफ युद्ध में टिक नहीं सकता था, अगर वो यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों की सैन्य और आर्थिक मदद से 4 सालों से रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो इसी तरह अगर आप अमेरिका के खिलाफ ईरान को युद्ध में रशिया चाइना की मदद मिल गई तो ये युद्ध कितना लंबा चलेगा और शायद तब अमेरिका के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करके उसे रशिया के खिलाफ युद्ध में जीवित रखा और अब खबरें हैं कि रशिया भी ईरान को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में सैन्य और आर्थिक मदद दे सकता है। इस तरह की बाहरी मदद कैसे युद्ध के समीकरणों को बदल सकती है, उसका यूक्रेन से अच्छा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 4 सालों में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से 33 लाख करोड़ रुपए की मदद मिली। 33 लाख करोड़ रुपए, ये पैसा यूक्रेन जैसे 2 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। अब इतनी मदद मिलती है तभी तो ज़ेलेंस्की वहां पर जाकर खुद ट्रंप और जेडी वैंस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, दोनों ने मीडिया के सामने उनको बेइज्जत किया, लेकिन वो सब कुछ झेलते हैं क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है। अमेरिका इस युद्ध को जीवित रख रहा है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए हथियार दिए, जिसके कारण पिछले 4 सालों में इस युद्ध में भयंकर तबाही हुई। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक इस युद्ध में रशिया के 3,25,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 3,25,000 सैनिक, जबकि यूक्रेन के 1,40,000 सैनिकों की मौत हुई है।
इसी युद्ध के कारण यूक्रेन के 59 लाख नागरिक अपना देश छोड़कर जा चुके हैं, जबकि 15,000 नागरिकों की रशिया के हमलों में मौत हो चुकी है। आज भी यूक्रेन के 1,16,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर रशिया की सेना का कब्जा है, जो यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 19.3% होता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों की सैन्य और आर्थिक मदद मिलने से रशिया को बहुत भारी नुकसान हुआ है, और यह नुकसान पूरे 118 लाख करोड़ रुपए का है। और इसी दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया पर 26,441 प्रतिबंध लगाए हुए। आप सोचिए, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, उन्होंने रशिया पर 26,441 प्रतिबंध लगाए हैं। इसलिए आप खुद सोचिए कि जो रशिया अमेरिका के कारण इतना बड़ा नुकसान झेलकर बैठा है, अगर उस रशिया को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान की मदद करने का मौका मिल गया तो क्या वो इससे पीछे हटेगा? हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, और कल ईरान में एक ऐसी घटना हुई है जिससे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। असल में कल ईरान में लाखों लोगों के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें यह लिखा था कि द यूएस प्रेसिडेंट इज अ मैन ऑफ एक्शन, वेट। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो करते हैं वो कहते हैं, जो भी कहते हैं वो करते हैं, और उनके एक्शन का इंतजार करो, देखो आगे क्या होता है। इस मैसेज का मतलब यही माना जा रहा है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, और ये मैसेज फारसी भाषा में भेजा गया है, और माना जा रहा है कि ये मैसेज ईरान के टेक्स्ट मैसेज सिस्टम को हैक या स्पूफ करके भेजा गया है। इसे एसएमएस स्पूफिंग भी कहते हैं, जो इंटरनेट पर लगाए गए प्रतिबंधों को बाईपास कर सकती है। ईरान में भी शायद यही हुआ है।